फिनलैंड का वीजा को लेकर के आप लोगों में से बहुत मेरे व्यूअर का क्वेश्चन आ रहा था। आप में से बहुत मेरे व्यूअर पूछ रहे थे कि फिनलैंड अगर हम प्लान करते हैं जाने का तो कितना पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे हम फिनलैंड के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा कैसे मिलता है, कितना दिन का प्रोसेस होता है, कितना खर्चा होता है, ऐसा तमाम डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहा था। तो आज इस वीडियो में मैंने आपका सारे क्वेश्चंस का जवाब लेकर के आया हूं ताकि आपका जो भी डाउट था वो एक ही वीडियो से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप देखें अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। आप ना सिर्फ मेरे वीडियो देखते हैं बल्कि कई और यूट्यूबर्स का वीडियो देखते हैं और आपके मन में हजारों क्वेश्चंस आता है और वो आप मेरे पास भेज देते हैं कि सर ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। जैसे कि पहले क्वेश्चंस लेता हूं मैं कि फिनलैंड में क्या वीज़ा मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। अगर आपका प्रोफाइल सुइटेबल रहा किसी भी जॉब के लिए तो डेफिनेटली आपको जॉब भी मिलेगा और वीज़ा भी मिलेगा। कैसे? अगर मान लीजिए आप 4-5 इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, अगर आप होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करते हैं तो आपको इजीली जॉब मिल जाता है। दूसरा, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाता है। तीसरा, अगर आप फार्मिंग में करते हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, चाहे वो डेयरी फार्म हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, तो इस तरह का काम में आपको जल्दी जॉब मिल जाता है। चौथा इंडस्ट्री जो है, अगर आप जनरल वर्क में जाते हैं जैसे वेयर हाउस हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के जॉब में आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। सिर्फ जॉब मिलने से नहीं होगा, यहाँ का जो वीजा रेशियो है बहुत कम है। ठीक, अगर आपने प्रॉपर इंटरव्यूज दिया तो आपका वीजा भी सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा था, क्या इसमें कोई एज लिमिट है क्या फिनलैंड में? तो मेरा दोस्त, यूरोप का मैक्सिमम कंट्रीज में आपको एज लिमिट देखने को मिलेगा। हालांकि गवर्नमेंट का ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वहां का ठंडी को देख करके इंडियंस को, क्योंकि हमारा टेम्परेचर और उनका टेम्परेचर में आसमान फर्क है, तो इसीलिए जानबूझ करके 45 साल प्लस वालों को हायर नहीं करते हैं। यानी कि 21 साल प्लस और 45 साल से कम लोगों को ही वो लोग हायर करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप 25 साल से 30 साल के बीच के हैं तो आपको फटाफट अपने करियर के बारे में, ग्रोथ के बारे में, जॉब इन यूरोप के बारे में सोचना चाहिए। बाद में अगर सोचेंगे तो बहुत दिक्कत होता है, जल्दी जॉब नहीं मिलता है। और जिन्होंने भी ये डिसीजन 25 से 30 ईयर के दौरान ले लिया, उनका जिंदगी बहुत ही अच्छा बन जाता है। अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, वापस इंडिया आकर के वो अच्छा खासा बिजनेस या फिर अपना कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, नो एजेंट्स, मतलब बिना एजेंट का कोई जा सकता है क्या? क्योंकि आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा कि बिना एजेंट का आप जा सकते हैं। तो मैं बता दूं एक चीज़ आपको, बिना एजेंट्स का आप कितना जगह अप्लाई कर सकते हैं बताइए। पहले बात तो आपको प्रॉपर जो वैकेंसीज है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, एजेंसी में क्या होता है, वो वही काम करते हैं, उनको रिसर्च करना पड़ता है कहाँ कहाँ वैकेंसीज है, वैकेंसी को खरीद के लाना पड़ता है। ठीक, अब खरीद के क्यों लाना पड़ता है मैं दूसरा टॉपिक में बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा, या फिर मैं जब लाइव आऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन ये बता दूं कि भाई उसको खरीदना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके मिलता है। तो बिना एजेंसी का जॉब लेना मतलब समंदर में मोती ढूंढना होता है। यानी कि लाखों में एक आध को जॉब मिल गया तो बड़ी बात है, नहीं तो इतना आसानी से जॉब नहीं मिलता है बिना एजेंसीज का। तो कभी भी अगर आप सीरियसली जॉब देख रहे हैं, सीरियसली अगर प्लान कर रहे हैं किसी भी देश जाने के लिए, ना सिर्फ फिनलैंड बल्कि कोई भी देश, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप कोई एजेंसी का सहारा लें और वो एजेंसी के बारे में पहले अच्छा से पड़ताल कर लें। पड़ताल करने के बाद ही अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम भी हो जाता है। तो अगर आप पड़ताल करके अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, कहीं से अप्लाई करते हैं आप चाहें तो मुझसे डॉक्यूमेंट भी चेक करवा सकते हैं। जैसे आपका ऑफर लेटर आ गया, आपका वीज़ा आ गया, आपका वर्क परमिट आ गया, तो वो डॉक्यूमेंट आप मेरे पास भेज करके आप चेक भी करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक मिनिमम चार्जेस मैं चार्ज करता हूं, लेकिन आपका लाखों रुपया बच जाता है, इसका जरूर ध्यान रखना। ठीक, अगर आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है तो ये जो नंबर दिख, नंबर पे कॉल करें और अपना डॉक्यूमेंट सीधा व्हाट्सअप कर दें। ठीक, फिर मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज दूंगा, उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद मैं आपका डॉक्यूमेंट चेक करके बता दूंगा कि भाई आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन था आईएलटीएस के बारे में, क्या इंग्लिश टेस्ट देना जरूरी है अगर हम फिनलैंड जाने का प्लान करते हैं? तो बिल्कुल नहीं, बिना आईएलटीएस का भी आप जा सकते हैं फिनलैंड, बशर्ते आपको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि फिनिश लैंग्वेज सबको आएगा नहीं। तो आपको इंग्लिश अगर बोलने आता है, लिखने आता है, समझने आता है, तो आपके लिए ही आसान हो जाएगा वहाँ पर
रहकर काम करना। सैलरी के बारे में बता दें कितना सैलरी मिलता है, तो 3 से 4 लाख रुपए सैलरी मिल जाता है मेरा दोस्त। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पूरा पैसा सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको फ्री एकोमोडेशन नहीं मिलता है, फ्री खाना नहीं मिलता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है। तो सारे खर्चा आप अपना सैलरी से करना है, तो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आपका हो जाएगा। अगर आपको 3 लाख रुपये सैलरी मिल रहा है तो 60-70 लाख रुपये आपका रहना और खाने में खर्चा हो जाएगा, 20-30 हज़ार रुपये आपका ऐसे खर्चा हो जाएगा। ठीक, तो 2 लाख तो आप बचा ही सकते हैं, चाहे कोई भी जॉब में जाएं 2 लाख आप सेविंग कर सकते हैं। तो ट्राई करें। अगर आपको फिनलैंड में जॉब मिल गया किसी एजेंसी के थ्रू तो उसको छोड़िए मत। कितना जॉब हर साल निकलता है, ये भी क्वेश्चन था। तो लगभग हर साल वहां पर 1.5 लाख से 2 लाख जॉब आते हैं। लेकिन ये किसी एक इंडस्ट्री का जॉब नहीं है, ये सारे इंडस्ट्री को मिला करके, चाहे वो हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, कंस्ट्रक्शंस हो, फार्मिंग हो। इस फार्मिंग में बहुत सारे कैटेगरी हैं। ठीक है, चाहे आप काउ फार्मिंग में जा रहे हैं जो डेयरी फार्म होता है, चाहे आप पोल्ट्री में जा रहे हैं, चाहे आप पिग फार्मिंग में जा रहे हैं, चाहे आप हॉर्टिकल्चर में जा रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा डिफरेंट फार्मिंग है, उस फार्मिंग में जॉब होता है। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो काम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस काम में पहले आप इंडिया में काम ले लें, बेसिक काम सीख जाएं, ताकि आप वहां पहुंचने के बाद आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन आपको बेसिक काम जानना जरूरी है। अगर आप बेसिक काम नहीं करेंगे तो भाई आपको ही दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जब काम नहीं जानेंगे वहां पहुंच जाएंगे फिर तब प्रॉब्लम शुरू होता है। फिर आप बोलेंगे यार उसने मुझे चीटिंग कर दिया, वो मुझे धोखा दे दिया, ये है वो है। तो गलती आपका रहेगा। मैं बार बार ये बात समझाता हूं कि पहले आपको जिस काम में जाना है उस काम के बारे में पता होना चाहिए, वो काम आपको सीख करके जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों का क्वेश्चन था कि कितना दिन में वीजा मिल जाता है, कितना दिन का समय लगता है। तो पहली बात तो कोई बता नहीं पाएगा कितना दिन का समय लगता है, क्योंकि हम दूसरा देश के बारे में बात कर रहे हैं और उस देश का वीजा कब आएगा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस हर बार चेंज होते रहता है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है हर 3 महीना 4 महीने में रूल नए नए आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एजेंसी वाला आपको बोलेगा कि 3 महीने में हो जाएगा तो झूठ बात है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने थंबनेल में लिखा है 25 दिन में आपका वीजा मिल जाएगा। इसका कारण क्या है? 25 दिन का मतलब होता है जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा, सारे काम हो जाएंगे और फिर आप डॉक्यूमेंट जब सबमिशन करते हैं, वीजा एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं लास्ट में VFS ग्लोबल या फिर एम्बेसी में, उसके बाद 25 से 30 दिन या 40-50 दिन का समय लगता है। लेकिन हाँ, जनरली 25 दिन में आ जाता है। लेकिन उसके पहले कम से कम 7 से 8 महीना, 8 से 10 महीने का समय लगता है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन, आपका डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, आपका इंटरव्यू जो शेड्यूल होता है, रिजल्ट आना, आपका ऑफर लेटर आना, वर्क परमिट अप्लाई करना, वर्क परमिट आना, फिर सारे डॉक्यूमेंट की तैयारी करना, ये करते करके 7 से 8 महीना, 10 महीना भी समय लगता है मेरा दोस्त। इतना आसानी से 1 महीने के अंदर नहीं होता है। लेकिन मैंने जो लिखा है 25 दिन का मतलब होता है जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन कर देंगे VFS ग्लोबल में या एम्बेसी में, उसके बाद का समय मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो इस बात को अदरवाइज ना लें, क्योंकि अगर आप अदरवाइज लेंगे तो आपका इस सर में दर्द होगा। तो क्या करना है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बोलता हूं, इसीलिए मैं, ताकि आपको पूरा समझ में आए। सिर्फ थंबनेल देख करके अगर आप सोचेंगे कि हाँ हाँ ये सब है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आशा करता हूं फिनलैंड के बारे में अगर आपके कोई डाउट था होगा तो मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी यार कितना ही डाउट लेकर के लूंगा तो वीडियो आधा घंटा का हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आपके मन में और जो कोई क्वेश्चंस है या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अगले बार का जो वीडियो लेकर के आऊँगा फिनलैंड को लेकर के, वहां पर आपका भी क्वेश्चन को मैं शामिल कर लूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।